हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम ये जो नगर की परिभाषा और उनके प्रकार आदि पर चर्चा करेंगे। वास्तव में नगर कहते किसे हैं और नगर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब मुद्दों पर हम विचार विमर्श करेंगे। विभिन्न विचारकों ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। तो ये जो विषय है वो बीए थर्ड ईयर के समाजशास्त्र के द्वितीय पेपर का एक विषय वस्तु है और इसे नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम जब नगर की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो नगर की परिभाषा कई आधारों पर की जाती है, जैसे जनसंख्या के आधार पर, जनघनत्व के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, बाजार के अस्तित्व उपस्थिति के आधार पर, कानून के आधार पर इत्यादि। सभी ऐसे पक्ष हैं जिनको आधार बनाकर नगर की परिभाषा दी जाती है। वैसे यदि हम सबसे पहले बिंदु जनसंख्या के आधार पर बात करें तो भारत में 5,000 की जनसंख्या या अधिक जनसंख्या वाले समुदाय को हम नगर के रूप में परिभाषित करते हैं। 1846 में क्रॉस ने कहा था कि जिस बस्ती की जनसंख्या 2,000 हो या 2,000 से अधिक हो उसे हम नगर मान सकते हैं। 1887 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिकल ने भी इसे स्वीकार कर लिया, परंतु ये अलग अलग देशों में नगरों की परिभाषा जनसंख्या के दृष्टि से अलग अलग है। जैसे कोरिया में 44,000 की जनसंख्या वाले को शहर माना जाता है। भारत में, पुनः दोहराता हूँ, 5,000 की जनसंख्या वाले समुदाय को हम शहर की श्रेणी में गिनते हैं। दूसरा बिंदु है नगर की परिभाषा जनसंख्या घनत्व के आधार पर भी की जाती है। भारत में 400 से अधिक जनघनत्व वाले जो समुदाय हैं, 400 या 400 से अधिक जनघनत्व वाले समुदाय नगर की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा एक तीसरा जो आधार है वह है व्यवसाय। व्यवसाय की दृष्टि से भी गांव और नगर, इनको विविधीकृत किया जाता है। गांव में अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न होते हैं और शहर में गैर कृषि कार्य में। अतः यह माना गया है कि जहाँ पर 75% पुरुष पॉपुलेशन गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो वह है समुदाय नगर कहलाएगा। बाजार की उपस्थिति अनुपस्थिति ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जिन इलाकों में ज़्यादातर लोग अपने व्यवसाय जैसे क्राफ्ट इत्यादि में व्यस्त होते हैं, अर्थात आर्टिसन वगैरह होते हैं, वह समुदाय ग्रामीण होगा। और जहाँ पर लोग मैन्युफैक्चरिंग और वस्तु को बेच करके मुद्रा कमाने के लिए कार्य करते हैं वह है नगर की श्रेणी में आएगा। कानून के आधार पर भी कई इलाकों में नगर और गांव को अलग किया जाता है। जहां नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषद हो वह शहर या कस्बा होगा। जहां ग्राम पंचायत हो वह गांव के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार कई दृष्टियों से नगरों को परिभाषित किया जाता है। लेकिन भारतीय दृष्टि से यदि देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे सभी स्थान जहाँ नगरपालिका, नगर निगम हो या कोई बोर्ड या अनुसूचित कस्बा हो जहाँ पर जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, 75% से ज़्यादा पुरुष पॉपुलेशन गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो और जिनका जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से के बराबर या उससे अधिक हो तो वह समुदाय कस्बा कहलाएगा। इस प्रकार
भारतीय जनगणना में कस्बे को या शहर को परिभाषित किया गया है। आगे अब अगर एक विशिष्ट परिभाषा के तौर पर देखें तो लुईस वर्थ ने लिखा है कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एक स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। इस प्रकार लुईस वर्थ ने समाजशास्त्रीय दृष्टि से नगर को परिभाषित किया है कि यह ऐसे समुदाय हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर व्यापक सामाजिक भिन्नता पाई जाती है, व्यक्तियों के बड़ा समूह निवास करता है, घना यानी डेंसली पॉपुलेटेड होता है और एक परमानेंट रेजिडेंस होता है वहाँ पर लोगों का, तो उसे उन्होंने नगर के रूप में परिभाषित किया। अब हम आगे बढ़ते हैं नगर की विशेषता। नगर की विशेषता के बारे में किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी यानी मानव समाज में नगर की अनेक विशेषताओं का जिक्र किया है। यहाँ पर उनकी बताई विशेषताओं की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे नगर की एक प्रथम जो विशेषता है वह सामाजिक विषमता, यानी कि नगर में व्यापक सामाजिक विषमता पाई जाती है। वहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोग, विभिन्न वर्गीय स्थिति रखने वाले लोगों का समूह पाया जाता है, जिनमें व्यापक भिन्नता होती है। जाति धर्म की दृष्टि से भी उनमें व्यापक भिन्नता होती है। लोगों की जीवन विधि, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, इन सब की दृष्टि से भी वो व्यापक भिन्नता रखते हैं। इस पर गाँव के विपरीत, गाँव में हम देखते हैं कि लोगों में परंपरा संस्कृति की दृष्टि से व्यापक, धर्म परंपरा संस्कृति आदि की दृष्टि से समानता होती है, भाषाई दृष्टि से समानता होती है, रहन सहन खान पान भी समान होता है, लेकिन नगरों में ऐसा नहीं पाया जाता। तो यह नगरीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक सहिष्णुता भी नगर की एक प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ है कि नगरों में लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होते हैं। वहाँ पर दूसरे प्रकार की जीवन विधि संस्कृति के लोगों को लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, उनके प्रति कोई विरोधाभास नहीं पाया जाता। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में भिन्न प्रकार के पहनावे, वेशभूषा जो ग्रामीण परिवेश से मेल नहीं खाता, उसे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। न ही भिन्न प्रकार की बोली और भाषा, खान पान आदि को भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि शहरों में खान पान, रहन सहन, संस्कृति इत्यादि के प्रति सहिष्णुता पाई जाती है। लोग भिन्न प्रकार की संस्कृति को भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तीसरी बात जो नगरीय समाज की या नगरीय समुदाय में पाई जाती है वह है द्वितीयक संबंध। नगरों की एक खास बात है कि वहाँ सामाजिक संबंध द्वितीयक प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी किस्म के होते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों में संबंधों की दृष्टि से घनिष्ठता नहीं पाई जाती है, बल्कि लोग जो संबंध होते हैं वो औपचारिक प्रकार के होते हैं और संबंध केवल इसलिए रखते हैं ताकि उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, और जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाते हैं तो संबंध रखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार के हम संबंधों को द्वितीयक या सेकेंडरी रिलेशंस कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से देखें तो नगरों में सामाजिक नियंत्रण द्वितीयक प्रकार का होता है। यहाँ पर पर्सनल कंट्रोल नहीं होता है, अर्थात गांव में जहाँ हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से नियंत्रित करता है, शहरों में व्यक्ति आपस में एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करते। वहाँ पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस, न्यायपालिका, कारागृह इत्यादि जैसी संस्थाएं कार्य करती हैं। गांव में जहाँ लोग बाग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से नियंत्रित होते हैं और लोग व्यक्तिगत संबंध होने के कारण विपरीत व्यवहार या समाज स्वीकृत के विपरीत व्यवहार नहीं करते हैं। अस्वीकृत व्यवहार को लोग
करना नहीं करते हैं, जबकि शहरों में व्यक्ति इम्पर्सनल होते हैं, एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, इसलिए वहाँ पर लोग अपराध और डेविएटेड बिहेव कर लेते हैं। अतः वहाँ पर उनको नियंत्रित करने के लिए जो प्रणालियाँ पाई जाती है उन्हें हम द्वितीयक सामाजिक नियंत्रण या औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में परिभाषित करते हैं। नगरीय समाजों में सामाजिक गतिशीलता भी अधिक पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ पर सामाजिक जीवन में सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक स्त्रीकरण में तेजी से बदलाव होता है। लोग अपनी सामाजिक परिस्थिति को सुधार सकते हैं, अधिक कमाकर अपनी परिस्थिति ऊंची कर सकते हैं। यही नहीं, विपरीत स्थितियों में सामाजिक स्थिति गिरती भी है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक स्थितियां व्यक्ति की जाति, धर्म, इनसे लिंग, जन्म, परिवार, कुल इनसे निर्धारित होती है। जबकि शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में व्यक्ति की परिस्थिति, व्यक्ति की आय है और उसकी जो विशेषज्ञता है, स्किल है, उससे तय होती है। अतः वहाँ पर व्यक्ति को अपनी आय बढ़ाकर स्किल गेन करके अपनी सामाजिक स्थिति को बदलने का ज़्यादा अवसर मिलता है। अतः सामाजिक गतिशीलता की संभावना नगरीय क्षेत्र में ज़्यादा होती है। व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति, समूह की सामाजिक परिस्थिति, परिवार की सामाजिक परिस्थिति की बदलने की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है। एक अन्य जो विशेषता है वह स्वैच्छिक साहचर्य है। नगरीय समुदाय में लोगों के मध्य के जो संबंध होते हैं वो स्वैच्छिक होते हैं। वहाँ जो संबंध होते हैं वो इसलिए नहीं बनाए जाते कि वो रक्त पर आधारित है, ब्लड रिलेशंस हैं या रिश्तेदार हैं, बल्कि वहाँ पर ज़रूरतों के हिसाब से और द्वितीय प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते हैं और वो व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि शहरों में व्यक्ति मित्रों पर निर्भर होता है, जो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर होता है, स्वेच्छा से निर्मित होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति रिश्तेदारों पर निर्भर होता है, नातेदारों पर निर्भर होता है। इस प्रकार ये एक अंतर है। शहरी क्षेत्र में व्यक्तिवादिता यानी इंडिविजुअलिटी भी पाई जाती है। यहाँ पर व्यक्ति अपने हितों के लिए ही कार्य करता है। वह अपने रिश्तेदारों और नातेदारों की बजाय अपने व्यक्तिगत हितों को पोसता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों का आकार बड़ा होता है, व्यक्ति सामूहिक दृष्टि से कार्य करता है और संपूर्ण समूह या परिवार के वेलफेयर के लिए कार्य करता है। जबकि शहरी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र में व्यक्ति व्यक्तिगत हितों को प्रधानता देता है। वहाँ व्यक्ति के लिए बच्चे और पत्नी महत्वपूर्ण होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार होते हैं वहाँ पर उसके रिश्तेदारों को भी वह अपने केंद्र में रखता है। और अंतिम जो एक विशेषता और है, वैसे तो कई विशेषताएं हैं, लेकिन जो किंग्सले डेविस ने बताई है वह है स्थानीय पार्थक्य यानी स्पेशल सेपरेशन की बात कही है उन्होंने। उनका ये कहना है कि नगरीय क्षेत्रों में लोगों के मध्य स्थानीय पार्थक्य पाया जाता है। विस्तृत क्षेत्र में नगर फैला होता है, लोग एक दूसरे के निकट रिश्तेदार होते होते, भाईबंद होते हुए भी दूर दूर इलाकों में बसे होते हैं। और इस प्रकार का जो स्पेशल सेपरेशन है वह गांव में नहीं पाया था, क्योंकि गांव का आकार छोटा होता है और एक ही परिवार के लोग एक ही जगह बसे होते हैं। और इस प्रकार स्पेशल जो सेपरेशन है वो मेंटल सेपरेशन को भी पैदा कर देता है। तो इस प्रकार नगरीय जो जीवन है वो मेंटल और स्पेशल दोनों प्रकार के सेपरेशन जो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हुए एक दूसरे को भी पैदा करते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जो नगरों की विशेषताओं को बताते हैं और ये बिंदु वुमेन सोसाइटी नामक पुस्तक में किंग्सले डेविस ने प्रतिपादित किए थे। इन सब के अलावा नगरों में कुछ अन्य विशेषताएं भी पाई जाती है जिनकी चर्चा अन्य दूसरे विचारकों ने की है, जैसे जटिल श्रम विभाजन।
जटिल यानी नगरों में जटिल श्रम विभाजन पाया जाता है। ए कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर नगरों की विशेषता है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ पर श्रम अत्यधिक लोगों के मध्य विभक्त कर दिया जाता है। लोग उत्पादन की एक छोटे से सेगमेंट से जुड़ते हैं और उस सेगमेंट में अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं, और इस प्रकार एक छोटा सा कार्य भी कई लोगों में बढ़ जाता है और सभी लोग धीरे धीरे उस कार्य से जुड़े रहने के कारण अपने कार्य के एक्सपर्ट हो जाते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग सभी कार्य करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में एक कार्य को भी अनेक छोटे छोटे भागों में बांट करके श्रम विभाजन कर दिया जाता है। इस प्रकार श्रम विभाजन, एक जटिल श्रम विभाजन शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कम देखने को मिलता है। जनसंख्या की पारस्परिक निर्भरता भी नगरीय क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यहाँ पर जटिल श्रम विभाजन पाए जाने के कारण लोग एक दूसरे पर अधिक निर्भर होते हैं। यानी जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर है तो वो कपड़े की धुलाई, प्रेस, दूध और विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुओं, कपड़ों आदि के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। दूसरों पर निर्भर का मतलब उसे ये सेवाएं दूसरे व्यक्तियों से क्रय करनी पड़ती है, इसलिए वह दूसरों पर निर्भर, सेवाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति ज़्यादातर कार्य स्वयं ही कर लेता है, इसलिए दूसरों पर निर्भर रहने की या उसे क्रय करने की आवश्यकता कम ही पड़ती है। नगरों में हित प्रधानता पाई जाती है। लोग आपसी जो संबंध है वो हितों की दृष्टि से निर्मित करते हैं, इसलिए जब हित पूरे हो जाते हैं तो संबंध भी समाप्त हो जाते हैं और संबंधों में दूरी आ जाती है। ये भी एक नगरों की महत्वपूर्ण विशेषता है। नगरों में अनेक सामाजिक समस्याएं देखने को मिलती है। नगरों में जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराध, गंदी बस्तियां, वेश्यावृत्ति, ऐसे अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो केवल नगरों में पाई जाती है, और ये समस्याएं नगरीय जन आधिक्य और नगरीय जीवन शैली के साथ जुड़ती हुई प्रतीत होती है। नगर की एक अन्य विशेषता फैशन भी है। नगरों में जो हमारी जो पहनावे, रहन सहन, खान पान के जो तौर तरीके बहुत तेज़ी से बदलते रहते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ये तेज़ी से नहीं बदलते हैं, इनमें स्थिरता, स्थायित्व पाया जाता है। तो फैशन का मतलब तेज़ी से होने वाले बदलाव का है। ये हम खान पान, रहन सहन, पहनावे, मकानों की संरचना, बनावट, इनमें देखते हैं। ये नगरों की विशेषता है। नगरों में व्यक्तियों का व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो वे तार्किक व्यवहार के केंद्र होते हैं, जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ हानि को ध्यान में रख करके व्यवहार करता है, और इस प्रकार के व्यवहार को तार्किक व्यवहार कहते हैं। ये भी एक नगरों की महत्वपूर्ण विशेषता है। इन सब के अलावा नगर शिक्षा के केंद्र, प्रतिस्पर्धा के केंद्र भी होते हैं, तो ये भी नगरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसीलिए लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए नगरों की ओर प्रवास करते हैं। इस प्रकार ये सभी विशेषताएं नगरों की महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये प्रश्न कई बार आता है एग्जाम में कि नगरों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो हमें इन सभी विशेषताओं का वर्णन करना चाहिए। इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको लिख करके याद कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।